नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के द्वारा एक सर्वे कंप्लीट कर दिया गया है गंगा रिवर के ऊपर नए ब्रिज को लेकर। और फाइनली आप कह सकते हैं कि 10 सालों के वेट के बाद इस ब्रिज के ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक 2 लेन का ब्रिज होगा, जिसको प्रयागराज के अंदर हंडिया के लक्षागृह से मेजा के अंदर परानीपुर तक बनाया जाएगा। 1.4 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर अथॉरिटीज प्लानिंग कर रही है कि इसको बनाएंगे, लेकिन अब जाकर इसके ऊपर काम आगे बढ़ रहा है। पहली बार यहाँ पर होगा कि एक परमानेंट ब्रिज यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अभी तक हर साल टेम्परेरी पॉन्टून ब्रिज यहाँ पर सेटअप किए जाते थे, जिनको बाद में डिसमेंटल कर दिया जाता था, लेकिन ये वाला परमानेंट होगा। प्रयागराज की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर सर्वे भी कंप्लीट कर दिया गया है और साथ साथ डीपीआर प्रिपेयर करके स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। अगली दोस्त अपडेट भुवनेश्वर से है, जहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो भुवनेश्वर के अंदर एक नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम कन्वेंशन सेंटर तैयार करेंगे और इसके लिए 1.78 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट चंद्रशेखरपुर में बनकर तैयार होगा और भुवनेश्वर के अंदर ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर मल्टी यूज बैंकेट हॉल, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, रिटेल आउटलेट्स और हॉस्पिटैलिटी जोन भी बनकर तैयार होंगे। इस प्रॉपर्टी का मिनिमम 10% एरिया कन्वेंशन सेंटर के लिए डेडिकेट किया जाएगा। इतने एरिया में तो बनेगा ही बनेगा, अगर प्लान्स चेंज होते हैं तो उससे ज़्यादा एरिया में भी बन सकता है। 65.84 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अभी इसको लेकर टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टारगेट कर रहा है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर वो इस सेंटर को तैयार कर दे। अगली दोस्त अपडेट नवी मुंबई से है, जहाँ पर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि सिडको के द्वारा नवी मुंबई एजुकेशनल सिटी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल लेवल की एडु सिटी होगी, जो कि पनवेल के अंदर बनकर तैयार होगी। जस्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड होगी ये नवी मुंबई एयरपोर्ट से। सिडको के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, जहाँ पर बताया गया है कि 250 एकड़ के एरिया में इसको तैयार करेंगे। ऑन एन एवरेज हर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पर उसका कैंपस सेटअप करने के लिए 20 से लेकर 25 एकड़ ऑफ लैंड दी जाएगी। और अच्छी बात यह है कि 5 प्रेस्टिजियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में ऑलरेडी सिडको ने एग्रीमेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। तो 5 फॉरेन कैंपस तो यहाँ पर ऑलरेडी तैयार होने ही हैं। 890 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इसके लिए एलोकेट किए जा चुके हैं और अब धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस होता रहेगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसरो के नए लॉन्च सेंटर के पास एक स्पेस प्रोपेलर पार्क तैयार करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने 3000 एकड़ ऑफ लैंड ईयरमार्क की है। तो दोस्तों अगर आपको प्रिसाइजली बताऊं तो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुलशेखरापट्टनम में इनका स्पेस प्रोपेलर पार्क बनकर तैयार होगा, जहां पर इसरो के द्वारा उनका नया लॉन्च पैड सेटअप किया जाएगा छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। 3000 एकड़ में से 2000 एकड़ के एरिया में तो प्रोपेलर पार्क बनेगा, जबकि 1000 एकड़ के एरिया में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार होगा। पहले इसी के ऊपर काम होगा और इसके लिए इनिशियल फंडिंग भी अप्रूव कर दी गई है 100 करोड़ रुपीज़ की। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों लगातार हमें नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी प्लेयर सोनाटाइप के द्वारा भी यहाँ पर एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस कंपनी ने हैदराबाद के अंदर हाईटेक सिटी एरिया में तैयार किया है, जहाँ पर इनिशियली इनके द्वारा 50 इंजीनियर्स, प्रोडक्ट लीडर्स, डेटा साइंटिस्ट और ए एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है। इनिशियल लेवल पर इनका जीसीसी इनके लिए एक ऑफशोर R&D हब का काम करेगा, लेकिन आगे चलकर सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर इनके द्वारा प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे और उसके चलते यहाँ पर एम्प्लॉय हेडकाउंट को भी बढ़ाकर 200 के आसपास किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट फिर से उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा अयोध्या सरोवर का रीडेवलपमेंट अप्रूव कर दिया गया है और इसके पहले फेज को लेकर उन्होंने 160 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। दोस्तों अयोध्या सरोवर एक आर्टिफिशियल लेक है, जो कि संबलपुर में बना हुआ है। महानदी बैकवाटर्स के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। उड़ीसा सरकार ये चाहती है कि इसको रीडेवलप करके एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए संबलपुर के अंदर, जहाँ पर पार्क्स, वॉकवेज, बोटिंग फैसिलिटीज, एम्फी थिएटर्स, नए घाट्स, ऐसी कुछ चीजें बनकर तैयार होंगी। जैसा काम साबरमती रिवर फ्रंट और वाराणसी के अंदर काशी में किया गया है, उन दोनों का एक मिक्स यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही है, जिससे कि एक कल्चरल और टूरिस्ट हब बन पाएगी। डीपीआर प्रिपरेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, टेंडरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और क्योंकि फंडिंग भी एलोकेट कर दी गई है, तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट वाइड गुड्स PLI स्कीम को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों DPIIT को इसके अंतर्गत 13 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं, स्पेसिफिकली इसके 4th राउंड के अंदर, और इन कंपनीज ने मिलकर 1914 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। तो दोस्तों रिसेंटली DPIIT के द्वारा वाइड गुड्स PLI की एप्लीकेशन विंडो को दोबारा से ओपन किया था, जो इसका 4th राउंड था और उसी के अंतर्गत इनको प्रपोजल रिसीव हुए हैं। 13 में से 9 एप्लीकेशन ऐसी हैं
जहां पर एसी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इसी एरिया में आती हुई दिखाई देगी, जहां पर कॉपर ट्यूब्स, एल्यूमिनियम स्टॉक्स, मोटर्स, हीट एक्सचेंजर्स और दूसरे हाई वैल्यू कंपोनेंट्स ये मैन्युफैक्चर करेंगे। बाकी बची हुई 4 एप्लीकेशंस एलईडी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आई हैं, जहां पर एलईडी चिप्स, ड्राइवर्स और हीट सिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों साउथ कोरियन फुटवियर मेकर हवासुंग ने उनके प्लान्स चेंज कर दिए हैं और अब वो तमिलनाडु की जगह उनकी फुटवियर फैक्ट्री को आंध्र प्रदेश के अंदर सेटअप करेगी। तो दोस्तों इस कंपनी ने अगस्त के आसपास तमिलनाडु सरकार के साथ में एक एमओयू साइन किया था कि वो तमिलनाडु के अंदर उनकी एक फुटवियर फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जहां पर नॉन लेदर स्पोर्ट शूज मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि जब इन्होंने प्लान किया था कि वो भारत में एंट्री करेंगे, तो इन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स को इवेल्युएट किया था, जहां पर इनिशियली उन्होंने तमिलनाडु को शॉर्टलिस्ट किया कि वहां पर इनकी फैक्ट्री को बनाएंगे। लेकिन अब दोबारा से इवेल्यूएशन के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में बनेगी। अच्छी बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर इनको ऑलरेडी 100 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट की जा चुकी है, कुप्पम के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस फुटवियर फैक्ट्री के अंदर इस कंपनी के द्वारा $150 मिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और हर साल 20 मिलियन पेयर ऑफ शूज यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, तो इसके थ्रू 20,000 के आसपास जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों सदर्न रेलवे के द्वारा कोयम्बतूर जोलारपेटी सेक्शन को ऑलमोस्ट अपग्रेड कर दिया गया है और अब यहाँ पर उनके द्वारा हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल स्टार्ट किए गए हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली 286 किलोमीटर की रेल स्ट्रेच है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर ट्रैक इन्हेंसमेंट का काम पिछले कुछ समय से सदर्न रेलवे के द्वारा किया जा रहा था। अब वो ऑलमोस्ट 90 से 95% कंप्लीट हो चुका है। हालांकि पूरा सेक्शन तो यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी के चलते सदर्न रेलवे यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल कंडक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। सदर्न रेलवे का टारगेट है कि 130 kmph की स्पीड के इसको कैपेबल बनाया जाए, जहाँ पर भी 110 kmph की मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है। टेस्टिंग हालांकि 160 kmph की स्पीड तक होगी, लेकिन ट्रेन यहाँ पर 130 kmph की स्पीड तक ही ऑपरेट की जाएंगी। अगर सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग जाता है तो मार्च 2026 तक रेल सेक्शन 130 kmph की स्पीड के कैपेबल बन जाएगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को लेकर इंडियन ऑयल रिफाइनर्स ने नई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन खोज ली है और अभी GTRI के डेटा के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंट्री स्पेन भारत के पेट्रो प्रोडक्ट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर बन चुका है। दोस्तों भी आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर हमने रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है और मोस्टली उन्हीं का ऑयल इंपोर्ट करके और उससे पेट्रो प्रोडक्ट्स बनाकर हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएस ने टैरिफ के थ्रू उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की है, तो ऐसे में हमारे जो पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं उनको झटका तो लगा ही है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में हमारे पेट्रो प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डिक्लाइन को हम दूसरे नए मार्केट्स के थ्रू कंपनसेट कर रहे हैं, जहां पर स्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर निकलकर सामने आया है। क्योंकि ईयरली बेसिस पर सितंबर के अंदर हमारे पेट्रो एक्सपोर्ट्स 46,000% ग्रो कर गए हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर 2024 में स्पेन को हमने जस्ट $1.1 मिलियन के पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन अब वो सितंबर 2025 में $513.7 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। मंथली बेसिस पर तो ये 61,000% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और क्योंकि दोस्तों इंडियन ऑयल रिफाइनिंग मार्केट ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, तो हम अगर किसी भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो इसी तरह से हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।